हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो क्योंकि एसईओ 87 की चर्चा हो रही है तो एक और टॉपिक यहाँ पर उठकर आया है जो कि हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और हमें लगा कि इस पर डिस्कशन होना चाहिए, इसलिए इस वीडियो में हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो जब बात AES से रडार की आती है तो ये हमें ज़रूर पता है कि AES से PES से बेटर है या फिर दूसरे मैकेनिकल पल्स डॉपलर रडार से बेटर है, पर इसमें भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, यहाँ भी डिफरेंट जनरेशन्स हैं और उसके हिसाब से परफॉर्मेंस है। खाली रडार का गैलियम नाइट्राइड बेस होना है फिर गैलियम आर्सेनाइड बेस होना ही एक बड़ा डिफरेंशिएटर परफॉर्मेंस में नहीं है, बल्कि जो एंटीना टाइप है उससे भी परफॉर्मेंस में डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर हम मेंशन करना चाहेंगे एक एक्स अकाउंट डिफेंस बाय IITian को, जिन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया और रडार्स के मामले में इनकी परफॉर्मेंस को लेकर ये जो डेटा लेकर आ रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको उसे चेकआउट करना चाहिए। खैर, इनके द्वारा ये चीज़ मेंशन करी गई कि SEO 87 में जो AES से रडार लगा हुआ है ये प्लानर एरे एंटीना का इस्तेमाल करता है। तो इसके बारे में हमने पहले कभी डिस्कस नहीं किया है, तो हमें लगा कि इस पर चर्चा करनी चाहिए। तो प्लानर एरे एंटीना का बेसिकली मतलब यहाँ पर ये है कि जो एंटीना है वो फ्लैट है, जो TR मॉड्यूल्स हैं वो एम्बेडेड है एंटीना में, तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग सिंपल होती है, लाइट वेट होते हैं और पहले इनको इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पर जो लिमिटेशंस आते हैं ये फ्रीक्वेंसी की आती हैं। तो AESA के लिए जो बेनिफिट है वो ये है कि ये फ्रीक्वेंसी हॉपिंग कर सकते हैं, वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, तो जैमिंग के अगेंस्ट भी इसलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं क्योंकि ये अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। लेकिन प्लानर एरे एंटीना में जो फ्रीक्वेंसी है वो नैरो बैंड की है, तो इस फ्रीक्वेंसी में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर आप इस फ्रीक्वेंसी के बाहर इनकी परफॉर्मेंस को देखेंगे तो ये सिग्निफिकेंटली नीचे जाती है। तो नॉर्मल एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग के लिए जो एक्स बैंड रेंज है ये कहा जाता है कि 400 किलोमीटर तक जा सकती है इस रडार की, और ये 60 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है एक ही बार में और 16 टारगेट्स को एक बार में इंगेज कर सकता है। तो परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन है, पर ये दूसरे काम के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर यूज़ करते भी हैं तो वहाँ परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी। अगर आप टारगेट ट्रैकिंग से हटकर जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए तो वहाँ लाइकली यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी नहीं मिलेगी। सेम चीज़ अगर आप SAR ISAR इमेजेस को बनाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ भी ये लिमिटेशन आ जाती है। वहीं पर जो मॉडर्न AES रडार है ये यूज़ करते हैं TSA को, यानी कि टेपर्ड स्लॉट एंटीना। तो ये चीज़ लेटेस्ट रडार्स में देखी होगी आपने, इवन उत्तम रडार में आपने देखी होगी कि जो TR मॉड्यूल्स हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं। इन्हें विवाल्डी एंटीना भी कह दिया जाता है। तो इन एंटीनास का बेनिफिट ये है कि आपको वाइड फ्रिक्वेंसी रेंज मिल जाती है। तो ये मल्टी फंक्शनैलिटी के साथ आते हैं। EW जैमिंग के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है और ये LPI मोड में भी टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि टारगेट को भनक भी नहीं लगेगी कि उनको ट्रैक किया जा रहा है। और ये कैपेबिलिटी SU 87 का रडार लैक करता है ओल्डर जनरेशन का होने की वजह से। तो उत्तम रडार और जो विरूपक्ष रडार हमारा होगा वो डेफिनेटली परफॉर्मेंस में इनके बेल का रडार से फार सुपीरियर है, क्योंकि ये साथ में गैन TR मॉडल्स का भी इस्तेमाल करता है, तो ज़्यादा एफिशिएंट भी है। और रशियन रडार जो है वो कैपेबल तो है पर मॉडर्न है ये आप नहीं कह सकते, AES से ज़रूर है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि रशिया ने कुछ नहीं किया है। विवाल्डी टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करें तो ये एंटीना आपको इनके L बैंड रडार पे मिल जाएगा, जो अगेन मल्टीपल फंक्शन को परफॉर्म करता है। पहला एज एन IFF सिस्टम की तरह काम करता है, दूसरा टारगेट ट्रैकिंग भी कर सकता है। L बैंड का होने की वजह से वो स्टेल्थ टारगेट्स को भी ट्रैक कर सकता है। बाकी अगर जैमिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो उसको अलग से इंटीग्रेट किया गया है। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्योंकि NO36 बेल का जो है ये एक नैरो बैंड में काम करता है, तो क्या ये फ्रीक्वेंसी हॉपिंग नहीं कर सकता या फिर जैमिंग कैपेबिलिटी के साथ नहीं आता? तो ऐसा नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है। डेफिनेटली वाइड बैंड का वहाँ पर फ़ायदा है, पर प्लानर एंटीना ये नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। तो नैरो बैंड भी आपका टिपिकली 8 से 12 गीगाहर्ट्ज़ में होता है और उसके बीच में फ्रीक्वेंसी हॉप करी जा सकती है, तो LPI ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। साथ में जो हिमालयाज़ EW स्वीट लगा है उसको स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है बेलका के साथ काम करके एज एन AES से जैमर की तरह फंक्शन कराने के लिए। तो ये बात तो है कि टेपर्ड स्लॉट ना होने की वजह से कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन इस लिमिटेशन पर भी काम किया गया है और इसलिए आपको एक L बैंड का एरे भी दिखाई देता है जो कि 1 से 2 GHz की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। बाकी जो इसके टेल पे लगा हुआ है उसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी है ही नहीं, उसके लिए कहा जाता है कि ये EW जैमिंग के लिए है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि क्योंकि बेल का जो है ये प्लानर एरे का यूज़ करता है इसलिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हॉपिंग की कैपेबिलिटी नहीं है
या फिर ये जैमिंग नहीं कर सकता और वाइड सर्च नहीं कर सकता। ये चीज़ यहाँ पर ओवरकम करी गई है डिफरेंट एरेज को साथ में यूज़ करके। बट अगर यहाँ पर अगर आप टेपर्ड स्लॉट एंटीना जो कि गैन बेस्ड हो उसका इस्तेमाल करेंगे इन रडार्स को रिप्लेस करने के लिए, तो ये कैपेबिलिटी मल्टीफोल्ड एनहेंस हो जाएगी। तो हाँ, ये कैपेबल है, पर इसको इससे भी ज़्यादा कैपेबल बनाया जा सकता है। और इसलिए बीच में आर्ग्यूमेंट भी आया था कि विरूपक्ष का अगर एक वेरिएंट इनमें हम लगा देंगे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करने के लिए, तो ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा कैपेबल हो जाएगा, जो कि फैक्ट है। तो SU57 डेफिनेटली ज़्यादा बेटर हो सकता है और अभी फ़िलहाल उस लेवल पर नहीं पहुंचा है जहां पर इसे होना चाहिए। और इस मौके पर अगर हम इनको प्रोक्योर करने की बात करते हैं तो ये बात डेफिनेटली तय है कि ये कंप्लीट प्लेटफॉर्म नहीं होगा। पर इस स्टेट में भी ये किसी भी अवेलेबल 4 या 4.5 जन प्लेटफॉर्म से परफॉर्मेंस में बेटर है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।